नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे ईला चंद्र जोशी जी द्वारा रचित उपन्यास जहाज का पंछी का उद्देश्य। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रत्येक साहित्यकार एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही किसी साहित्य की रचना करता है। समाज में रहते हुए वह अपने आसपास के वातावरण और उससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखता भी है और भोगता भी है। यहीं से वह अपने उपन्यास के लिए सामग्री प्राप्त करता है, यानी अपने साहित्य के लिए सामग्री प्राप्त करता है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार ईला चंद्र जोशी की अगर बात करें तो ये भी एक सौ उद्देश्य उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों में अगर देखें तो सन्यासी है, पर्दे की रानी, प्रेत की छाया, सुबह के भूले और जहाज का पंछी, ये इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। ये किससे प्रभावित है? क्योंकि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं तो ये फ्रायड के यौनवाद और कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से ये प्रभावित है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने व्यक्ति और समाज से जुड़ी हुई समस्याओं को भी अपने उपन्यासों में वर्णित किया है। अब अगर बात करें जहाज का पंछी का, तो जहाज का पंछी पूर्णतः एक सौ उद्देश्यपूर्ण उपन्यास है, यानी एक उद्देश्यपूर्ण रचना है जिसमें लेखक ने एक अनाम कथानायक भगत के माध्यम से कोलकाता महानगरी की विभिन्न समस्याओं, विभिन्न विद्रूपताओं तथा विसंगतियों का उद्घाटन किया है। उपन्यासकार ने अनेक सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रश्नों का उल्लेख करते हुए उनका समाधान भी खोजने का प्रयास किया है। यानी केवल समस्याओं का चित्रण करके उनका समाधान पाठक पर नहीं छोड़ा, बल्कि उस समस्या का समाधान यहाँ रचना में भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आइए देखते हैं इनके प्रमुख उद्देश्य क्या है इस रचना में। सबसे पहला क्या है? वेश्यावृत्ति की समस्या का वर्णन करना। इस उपन्यास में वेश्यावृत्ति की समस्या को प्रमुख समस्या के रूप में वर्णित किया गया है। वेश्यावृत्ति का काम कौन करवाती है? जो पात्र है मिस साइमन। ये पुलिस की संरक्षण में कोलकाता के बीचों बीच देह व्यापार का धंधा करती हैं। उनके यहाँ अमला, जुलेखा, फलोरा, सुखिया आदि विभिन्न देशों और वर्गों की 15 लड़कियां देह व्यापार से जुड़ी हुई हैं। कथानायक मिस साइमन के यहाँ रसोइये के रूप में काम करता है, लेकिन वह ये देखकर दुखी हो जाता है कि किस प्रकार मिस साइमन इन युवतियों को वेश्यावृत्ति में लगाकर इन युवतियों से उनका शोषण कर रही है। वह अंतरराष्ट्रीय अनाथ लड़कियों की शिक्षालय की आड़ में न केवल अफीम की तस्करी करती है, बल्कि लड़कियों को देह व्यापार के लिए भी मजबूर करती है। यानी वो दिखाती तो क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय अनाथालय है जिसमें किसी भी देश की, किसी भी वर्ग की बच्चियों को वो आश्रय दे रही है, उनको शिक्षा दे रही है, लेकिन वो केवल एक दिखावा मात्र है, उसकी उसने आड़ ले रखी है। मुख्य काम क्या है? उन लड़कियों से अफीम की तस्करी करवाना और उनसे देह व्यापार करवा के पैसे ऐंठना। उपन्यासकार इस समस्या के उन्मूलन के लिए या इस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर इसका समाधान भी प्रस्तुत किया है। मिस साइमन की मृत्यु के बाद कथानायक वहां पर टेलरिंग हाउस की स्थापना करता है और देह व्यापार का धंधा बंद करके लड़कियों को समाज उपयोगी कार्य में लगाता है। यही नहीं, वह लीला से 20 लाख रुपए का अनुदान इसीलिए मांगता है ताकि एक ऐसी संस्था बनाई जा सके जो इस पृथ्वी से वेश्यावृत्ति का नामो निशान भी मिटा दे। तो इस तरह वो उनके लिए प्रयास भी करता है। अगला पॉइंट यहाँ क्या है? बेरोजगारी की समस्या का वर्णन। यह सर्वविदित सत्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में गरीबी और बेरोजगारी की वृद्धि हुई। आज पूरा देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। उपन्यासकार ने इस उपन्यास में इस समस्या पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया है। लेखक भी अपने उपन्यास के शिक्षित, सुसभ्य और परोपकारी नायक को बेरोजगारी की समस्या से पीड़ित दिखाया है। कथानायक कुशल संगीतज्ञ, सुशिक्षित, परिश्रमी व ईमानदार युवक है, परंतु वह बेरोजगार की चपेट में है और इसीलिए रोजगार की तलाश में दर दर भटकता है। कभी कभी किसी सेठ के यहाँ काम मांगने जाता है तो कभी बहादुरी महाशय के यहाँ नौकरी तलाशने जाता है, परंतु उसकी फटी वेशभूषा, धूल धूसरित, रूखा चेहरा आदि देखकर सभी लोग उसे काम देने से मना कर देते हैं। अंततः जब उसे करीम चाचा अच्छी खुराक देकर हष्ट-पुष्ट बना देते हैं, तब वह पुनः बहादुरी महाशय के यहाँ रसोइया बन जाता है। परंतु जब बहादुरी महाशय को उसकी शिक्षा, योग्यता आदि का पता चलता है तो उसे वो पुनः घर से निकाल देते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि इस उपन्यास में उपन्यासकार ने ये दिखाया है कि वर्तमान युग में यदि शिक्षित युवक
परिश्रम करके अपना पेट भरना भी चाहे तो समाज उसे अवसर नहीं देता। परंतु इस समस्या के उपाय के बारे में उपन्यासकार ने स्पष्टतः कोई समाधान या कोई उपाय यहाँ नहीं बताया है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, भ्रष्टाचार की समस्या का चित्रण। इस उपन्यास में ईला चंद्र जोशी ने पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी पर भी करारा व्यंग्य किया है, इसका चित्रण किया है। इस तथ्य से सभी लोग परिचित हैं कि देश का पुलिस विभाग सर्वाधिक भ्रष्ट और रिश्वतखोर माना जाता है। कहने को तो ये लोग देश के रक्षक हैं, लेकिन यथार्थ में वे सबसे बड़े भक्षक हैं। कथानायक को ग्रहकट समझकर पुलिस का सिपाही थाने की तरफ ले जाता है। रास्ते में वह उससे कहता है कि जो मालताल तुमने छिपाया है वह मेरे हवाले कर दे, नहीं तो थाने में तुम्हारी पिटाई होगी। इसी प्रकार से करीम चाचा के यहाँ हष्ट पुष्ट होकर वह किसी होटल में खाना खाने के लिए जाता है। मौका मिलते ही उच्च अधिकारी कथानायक से कहता है कि तुमने मेरी जेब में से पर्स निकाला है और उसे वापस करो, उसमें 400 रुपए थे। अगर वापस नहीं करते तो मैं तुम्हें इसी क्षण लात बाजार थाने में पहुंचा दूं, लात मारकर थाने में पहुंचाता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं सीआईडी विभाग का एक अफसर हूं, इसीलिए थाने में माई वर्ड इज लॉ, यानी मेरी बात कानून है, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। यानी अन्याय कर रहा है पुलिस अधिकारी उस पर और कहता है कि मैं जो कहूंगा वही कानून है, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। यानी सामान्य मनुष्य की बात कोई सुनना स्वीकार नहीं करता। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, अभुक्त कामेच्छा के दुष्परिणामों का वर्णन। उपन्यासकार ने रांची के मनोरोग चिकित्सालय में उपचाराधीन मिस पवार, बीना जैसी कुछ नारियों का चित्रण किया है। इन नारियों का दाम्पत्य जीवन विषमताओं के कारण अस्त व्यस्त हो गया है। मिस पवार जहां अभुक्त काम का शिकार है, वहां बीना मनचाहा पति न मिलने के कारण पागल हो गई है। लीला भी कामकुंठा का शिकार है, उसका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, इसीलिए वह कथानायक की ओर आकर्षित है। उपन्यास की एक अन्य नारी पात्र है बेला। वो भी काम की संतुष्टि न होने के कारण स्वयं को कथानायक के आगे समर्पित करना चाहती है। एक सफल मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार होने के कारण इस उपन्यास में जोशी जी ने दाम्पत्य जीवन की विषमताओं का यथार्थ वर्णन किया है। इसी संदर्भ में उपन्यासकार ने इस समस्या का हल निकालने का भी प्रयास किया है। यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि जहाँ सभी रोगिणियां अधिकतर दाम्पत्य जीवन संबंधी कारणों से मानसिक संतुलन खोए बैठी है, वही पुरुष रोगी अधिकांशतः आर्थिक कारणों से दिमाग की बीमारियों से पीड़ित दिखाई देते हैं। यानी दोनों में ही क्या है, संघर्ष चल रहा है उनके जीवन में। तो जो उस समय अभुक्त कामेच्छा से पीड़ित जो औरतें हैं उनका चित्रण किया है, जो कि एक समाज का यथार्थ चित्रण हम कह सकते हैं। धार्मिक पाखंडों और बाह्यडंबरों का उद्घाटन। इस उपन्यास में लेखक ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि वर्तमान युग के जो लोग हैं वो धर्म के नाम पर पाखंड और बाहरी आडंबरों का सहारा लेते हैं। लेखक ने समाज के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने ढोंगी साधुओं और सन्यासियों से सावधान रहने की भी सलाह दी है। लेखक नीरजा के घर पर आए उस पाखंडी साधु का पर्दाफाश करता है। नीरजा से कौन मिलवाता है लेखक को? लीला मिलवाती है। नीरजा एक पढ़ी लिखी युवती है जो 20 वर्ष की है और अभी भी एमएससी कर रही है, लेकिन फिर भी वो ढोंगी पाखंडी साधु के झांसे में उलझ जाती है, जो स्वयं को कृष्ण का सखा बताकर भोली भाली जनता को ठग रहा है। एक युवक के मुख से उस ढोंगी साधु की करतूतों का पर्दाफाश करते हुए कहते हैं कि अच्छा बाबा, हम लोग तो समझते थे कि भगवान सर्वत्र विराजते हैं, घर घर व्यापी हैं, मगर आपकी बातों से तो लगता है कि वे हर समय अपने स्वर्ग स्थित सिंहासन पर ही बैठते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो साधु ढोंग कर रहा है उसकी बात पर कटाक्ष करवाया है किसी अन्य युवक के माध्यम से। लेखक ने धर्म के नाम पर तीर्थ यात्रा करने वालों पर भी करारा व्यंग्य किया है। उपन्यासकार स्वामी जी के मुख से कहलवाते हैं कि किस महाविश्वास की इतनी बड़ी शक्ति थी जो देहातों के इतने आदमियों को यात्रा से अपार कष्ट झेलकर अनेक कष्टों से संचित टूट यहाँ क्या है संचित
पूंजी को गंगा में बहाने की प्रेरणा देकर उस दुर्गति के साथ कुचले जाने के लिए यहाँ घसीट लाई है। यानी कहने का भाव क्या है कि वो साधु क्या कह रहा है कि ये जो लोग आ गए हैं किस बड़े विश्वास से जुड़े हुए हैं कि अपने जीवन में अनेक कष्ट झेलकर जो पूंजी इकट्ठी की थी, वो इन भीड़ भरी यात्रा में कष्ट झेलकर उस पूंजी को खर्च करके गंगा नदी में नहाने या बहाने के बहाने यहाँ पर आ गए। यानी उस पूंजी को गंगा में बहाने के लिए, यानी गंगा स्नान के लिए पहुंच गए हैं। क्या गंगा स्नान है सचमुच इतना बड़ा महत्व है? यानी क्या गंगा स्नान का सचमुच इतना बड़ा महत्व है? और उस महत्व का लाभ केवल एक विशेष अवसर 50-60 लोगों की भीड़ के बीच में कुचले जाकर और भीड़ द्वारा गंदला किए गए पानी में नहाकर ही उठाया जा सकता है? जब भीड़ नहीं रहेगी तब नहाने से वह महत्व नष्ट हो जाएगा। प्रश्नात्मक शैली में वही प्रश्न जो एक बुद्धिजीवी किसी ढोंगी साधु से पूछ सकता है, वही प्रश्न यहाँ पर स्वयं स्वामी जी के मुख से कहलवाया गया है। स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि लोग धर्म के प्रति अंधविश्वासी हो गए हैं। गंगा स्नान के लिए अपनी जीवन की जमा पूंजी को इस प्रकार पानी में बहा रहे हैं जैसे कि उनको मोक्ष वहीं पर जाकर मिलेगा, और वो भी किस अवसर पर? जब संसार भर की भीड़ वहां पर इकट्ठी है। पानी, गंगा का पानी कुचला जा चुका है, गंदला हो चुका है, और उसमें नहाकर वो पुण्य कमाना चाहते हैं। क्या ये पुण्य तब नहीं मिलेगा जब गंगा साफ स्वच्छ होगी, भीड़ कम होगी? तो यहाँ पर उन धार्मिक आडंबरों पर स्वामी जी के माध्यम से प्रहार करवाया गया है। उसके बाद क्या है? भौतिकतावादी प्रवृत्ति का उद्घाटन। उपन्यासकार ने इस उपन्यास में देश में तेजी से बढ़ती हुई भौतिकतावादी प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। आजादी के बाद प्रत्येक नागरिक केवल अपनी स्वार्थपरता और भोग विलास के सुख साधन जुटाने में ही लगा हुआ है। वह धन का अधिक संग्रह करने पर भी संतुष्ट नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप उसकी बुद्धि कुमार्ग की ओर अग्रसर होने लगती है। इस उपन्यास में लेखक ने एक मनोरोगी के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है कि मनोरोगी कौन है? हिरन हिज नामक एक मनोरोगी जो कभी एक कुशल व्यापारी था। उसने चोर बाजारी के द्वारा धन इकट्ठा किया, लेकिन उसका बेटा बड़ा ही नालायक निकला तथा वह अपने पिता की सारी दौलत अपनी अय्याशी में लुटा देता है। वह अपने पिता के द्वारा संग्रहित की हुई सारी पूंजी लुटाने के बाद उनकी फर्में तक को गिरवी रखकर पैसे उधार लेता है, और जब वो कर्ज नहीं चुका पाता तो आत्महत्या कर लेता है। इसके कारण उसका पिता भी पागल हो जाता है। लेखक यहाँ पर स्पष्ट करता है कि भोग विलास की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण ही व्यक्ति और समाज दोनों में ही विघटन उत्पन्न हो रहा है। यानी व्यक्ति भी विघटन की ओर जा रहा है, उसमें नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, और समाज भी इसी दिशा में अग्रसर है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? वर्ग संघर्ष का उद्घाटन। इस उपन्यास में लेखक ने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता से उत्पन्न वर्ग संघर्ष की ओर भी संकेत किया है। कोलकाता में जो महानगरी है, यहाँ लोगों में साम्यवादी चेतना लंबे समय से विद्यमान है। वहां पर भी बहादुरी महाशय, सेठ आदि पूंजीवादी को बढ़ावा दे रहे हैं। वैसे तो वहां पर साम्यवादी व्यवस्था है, साम्यवाद के प्रति लोग जागरूक हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक है जो पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, यानी पूंजीवादी परंपरा को चलाए रखना चाहते हैं। दूसरी ओर वहां पर समाज का बहुवर्ग शोषित और पीड़ित है, यानी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका शोषण हो रहा है। कथा नायक जब बहादुरी महाशय के यहाँ रसोइये का काम करता है, तब रविंद्रनाथ टैगोर पर अपने मौलिक विचार व्यक्त करता है। जब वहां पर संगोष्ठी होती है तो रविंद्रनाथ टैगोर पर अपने विचार देता है, तो उसे कम्युनिस्ट घोषित करके निकाल दिया जाता है। परिणाम स्वरूप कथानायक को स्थान छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि वह शोषित तथा पीड़ित वर्ग के प्रति सहानुभूति रखता है। वह कहता है कि आज मनुष्य के व्यक्ति और समूह के बीच पारस्परिक स्वार्थों की ओर घात प्रतिघात और संघर्ष देख रहा हूं। उससे मेरे मन का ऊपरी स्तर एक अजीब कोहरे से ढक गया है, जो अपनी नमी से मेरी आत्मा को गलाता जा रहा है। यानी स्वार्थों के कारण उसकी आत्मा आहत हो रही है। और ये कहाँ देख रहा है? जब ऐसे पूंजीवादी लोगों से वो मिलता है, जैसे बहादुरी महाशय है, सेठ है, इनके संपर्क में आता है, तो वो देखता है कि ये लोग गरीबों का शोषण अभी भी कर रहे हैं, और इसी का परिणाम होता है कि बहादुरी महाशय उसे अपने घर से निकाल देते हैं।
तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि जहाज का पंछी उपन्यास में लेखक ने समकालीन समस्याओं पर विचार करते हुए स्पष्ट किया है कि आज भी समाज में चारों ओर भय, संदेह, अविश्वास, स्वार्थपरता तथा भ्रष्टाचार का वातावरण फैला हुआ है। यद्यपि समाज के निम्न वर्ग का अत्यधिक शोषण हो रहा है, नारी का शोषण हो रहा है, तो ये भी अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। विशेषकर समाज के रक्षक कहलाने वाला पुलिस विभाग भ्रष्टाचार की गर्त में धंस चुका है। समाज की विसंगतियों और विद्रूपताओं को समाप्त करने के लिए असंख्य लीलाओं और कथा नायकों की आवश्यकता है। लीलाओं यानी अनेक लीला को आना होगा। लीला क्योंकि कथा नायक के कहने पर उन युवतियों के लिए दान करती है। वस्तुतः इस उपन्यास का मूल उद्देश्य पाठक को समाज की विसंगतियों से परिचित कराना है तथा साथ ही उनको दूर करने के उपाय भी सुझाना है। तो इस उपन्यास का उद्देश्य जो अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से हमने अभिव्यक्त किया, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।